क्या आपने कभी सोचा है कि मतलब एक व्यक्ति जो पिछले 10 सालों से रोजाना 2 घंटे गिटार बजा रहा है, वो आज भी एक औसत गिटारिस्ट ही क्यों है? जबकि कोई दूसरा व्यक्ति महज 3 सालों में एक बेहतरीन गिटारिस्ट बन जाता है। बिल्कुल। और सिर्फ गिटारिस्ट ही नहीं, वो साथ में कोडिंग भी सीख लेता है और एक सफल स्टार्टअप भी खड़ा कर देता है। हाँ, अक्सर हम लोग कहते हैं कि सब कुछ हमारी मेहनत और लगन पर निर्भर करता है। सही कहा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इसी सवाल के साथ आज के इस चर्चा में हम मास्टरी का फॉर्मूला, सामग्री पर गहराई से विचार करेंगे। हमारी आज की बहस का मुख्य विषय बहुत ही स्पष्ट है और थोड़ा विवादास्पद भी। बहुत विवादास्पद है। हाँ, विषय ये है कि क्या पॉलीमैथी, मतलब अलग अलग असंबद्ध क्षेत्रों में पूरी तरह से मास्टरी हासिल करना, क्या ये मुख्य रूप से व्यक्ति के ग्रोथ माइंडसेट और उसके बनाए गए डेली सिस्टम्स का परिणाम है? या फिर, और ये मेरा नजरिया है, क्या ये पूरी तरह से बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे एक वैलिड एनवायरनमेंट और टाइमली फीडबैक? क्योंकि यह सवाल सीधे तौर पर हमारे स्रोत सामग्री में दिए गए एक्सपर्ट बनने के 4 पिलर्स और लर्निंग फेजेस से उभरकर सामने आता है। तो मास्टरी अंदर से बाहर की ओर बहती है या बाहर से अंदर की ओर आकार लेती है? एग्जैक्टली। और इस चर्चा में मैं इस बात का समर्थन करूंगी कि मास्टरी पूरी तरह से आत्मनियंत्रण, यानी आपके इंटरनल कंट्रोल और आपके बनाए गए सिस्टम्स का परिणाम है। और मैं ये तर्क दूंगा कि बिना एक सही बाहरी ढांचे के, जिसमें आपका पर्यावरण और फीडबैक शामिल है, व्यक्ति चाहे कितनी भी जबरदस्त मेहनत कर ले, वो महज एक जनरलिस्ट बनकर रह जाता है। मतलब एक सच्चा पॉलीमैथ कभी नहीं बन पाता। तो चलिए इस अवधारणा की गहराई में उतरते हैं। देखिए, मेरे नजरिए से मास्टरी बुनियादी तौर पर खुद से लड़ने और खुद को साधने का खेल है। सामग्री में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, मैन कॉन्कर्स द वर्ल्ड बाय कॉन्करिंग हिमसेल्फ। दुनिया जीतने से पहले खुद पर फतह। बिल्कुल। मास्टरी की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं, बल्कि आपके दिमाग के उस हिस्से से होती है जहां आपका अहंकार या कह ले ईगो बैठता है। यदि आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है, मतलब आप ये गहराई से मानते हैं कि टैलेंट कोई जन्मजात उपहार नहीं है, बल्कि आपके एफर्ट से उसे गढ़ा जा सकता है, तो आप आधी जंग वहीं जीत चुके हैं। मैं सुन रहा हूं। इसके लिए सबसे जरूरी है ईगो चेक, यानी हमेशा खुद को एक छात्र की तरह देखना। क्योंकि जिस पल आप सोचते हैं कि आपको सब पता चल गया है, आपका दिमाग कुछ भी नया ग्रहण करना बंद कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी बड़े लक्ष्य के पीछे भागने के बजाय सिस्टम्स ओवर गोल्स पर फोकस करना। रोज 1% बेहतर बनने वाला रूटीन। हाँ, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का एक रूटीन। जब ये आंतरिक संरचना मजबूत होती है ना, तो बाहरी दुनिया चाहे कैसी भी हो, आप मास्टरी हासिल कर ही लेते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि माइंडसेट जरूरी नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन हमें यहाँ शब्दों को लेके बहुत सटीक होना चाहिए। केवल माइंडसेट आपको ज्यादा से ज्यादा एक जनरलिस्ट बना सकता है। जनरलिस्ट? हाँ, सामग्री बहुत साफ तौर पे जनरलिस्ट और पॉलीमैथ्स के बीच लकीर खींचती है। एक जनरलिस्ट वो है जिसे बहुत सी चीजों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, लेकिन पॉलीमैथ वो हर फील्ड में डीप मास्टरी रखता है। और उस गहराई तक पहुंचने के लिए केवल आपका दिमाग काफी नहीं है, आपको बाहरी ढांचे चाहिए ही चाहिए। लेकिन डिलिब्रेट प्रैक्टिस? एक सेकंड, मैं उसी पे आ रहा हूं। सामग्री में एक्सपर्ट बनने के 4 पिलर्स का जिक्र है, और ध्यान दीजिए, उनमें से 2 पूरी तरह से आपके नियंत्रण के बाहर हैं। पहला वैलिड एनवायरनमेंट और दूसरा टाइमली फीडबैक। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का असली मतलब सिर्फ आंख बंद करके मेहनत करना नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों पर प्रहार करना है। अब आप ही बताइए, बिना किसी बाहरी सटीक फीडबैक के आप अपनी कमजोरियों को कैसे पहचान सकती हैं? आप अपने ही दिमाग में कैद होकर अपनी गलतियां नहीं पकड़ सकती। थोड़ा रुकते हैं। जब आप कहते हैं कि मास्टरी बाहर से आती है और इंसान अपने ही दिमाग में कैद होकर गलतियां नहीं पकड़ सकता, तो मुझे सीखने के बुनियादी तरीकों यानी लर्निंग फेजेस की याद आती है। अच्छा। हाँ, सामग्री स्पष्ट रूप से सीखने के 3 चरणों की बात करती है। पहला है रिकलेक्शन, यानी बेसिक्स को अपने दिमाग में बैठाना। दूसरा है इंटरप्रिटेशन, उन कॉन्सेप्ट्स को अपनी खुद की भाषा में अपने तरीके से समझना। और तीसरा है एप्लीकेशन, उस ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना। जरा गौर कीजिए, ये तीनों प्रक्रियाएं पूरी तरह से आंतरिक हैं। कैसे? एप्लीकेशन बाहरी दुनिया में नहीं होता?
एप्लीकेशन बाहरी दुनिया में दिख सकता है, लेकिन उस ज्ञान को सिंथेसाइज करने की जो प्रक्रिया है वो आपके दिमाग में ही होती है। एक्टिव रिकॉल की तकनीक को ही ले लीजिए। किताब बंद करके खुद को याद दिलाना कि आपने क्या पढ़ा है। हाँ, वो न्यूरल पाथवेज को मजबूर करता है। एग्जैक्टली या फिर फेनमैन तकनीक, जहां आप एक बहुत ही जटिल विषय को इतनी सरलता से तोड़ते हैं जैसे किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहे हों। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को सरल बना रहे होते हैं तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाता है कि आप कहाँ अटक रहे हैं। इसके लिए मुझे किसी बाहरी फीडबैक या पर्यावरण की क्या जरूरत है? लेकिन मैं अकेले एक कमरे में बैठकर इन इंटरनल प्रोसेसेस के जरिए किसी भी विषय की तह तक जा सकती हूँ। मुझे यहाँ आपकी बात से गंभीर असहमति है, और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अच्छा, हाँ, आप कह रही हैं कि फेनमन तकनीक से आपको खुद ब खुद समझ आ जाता है कि आप कहाँ अटक रहे हैं। ये इंटरप्रिटेशन के लिए एक शानदार टूल है, मैं मानता हूँ। लेकिन जरा इस बात पर विचार कीजिए, क्या होगा अगर आपका मूल ज्ञान, वो बेसिक जिसे आपने याद किया है, वही बुनियादी तौर पर गलत हो? तो मैं उसे दोबारा पढ़ूंगी। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि वो गलत है? मान लीजिए आप एक गलत गणित के फॉर्मूले को या एक गलत हिस्टोरिकल फैक्ट को बहुत ही खूबसूरती से सरल बना रही हैं। वो आपके दिमाग में बहुत लॉजिकल लग रहा है। आप उसे एक 5 साल के बच्चे को समझा भी पा रही हैं, लेकिन वो रहेगा तो गलत ही ना। ये तो है। उस बंद कमरे में आपको कौन बताएगा कि आपकी नींव ही हिली हुई है? यहीं पर टाइमली फीडबैक का मैकेनिज्म काम आता है। सामग्री सिर्फ फीडबैक नहीं कहती, वो टाइमली यानी तुरंत फीडबैक पर जोर देती है। मतलब जैसे ही गलती की तुरंत पता चले। बिल्कुल। बिना इसके आपका एक्टिव रिकॉल या रिपीटेड अटेम्प्ट्स सिर्फ आपकी गलतियों को और पक्का करने का साधन बन जाते हैं। आप प्रैक्टिस तो कर रही हैं, लेकिन दरअसल आप अपनी गलतियों में मास्टर बन रही हैं। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है कि बिना फीडबैक के हम गलतियों को दोहरा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपके वैलिड एनवायरनमेंट वाले पॉइंट पर थोड़ा स्पष्टीकरण चाहूंगी, ताकि जो श्रोता हमें सुन रहे हैं वे इसे अपने जीवन से जोड़ सकें। हाँ, पूछिए। सामग्री कहती है कि डिलिब्रेट प्रैक्टिस के लिए एक वैलिड एनवायरनमेंट चाहिए जहां परिणाम प्रेडिक्टेबल हों। आम जिंदगी में इसका क्या मतलब है? क्या एक ऑफिस की नौकरी जहां आप रोज जाते हैं और काम करते हैं एक वैलिड एनवायरनमेंट है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है, और इसे समझना मास्टरी के लिए सबसे जरूरी है। देखिए, वैलिड एनवायरनमेंट का मतलब एक अच्छी ऑफिस स्पेस या अच्छे सहकर्मी नहीं है। तो क्या है? इसका बायोलॉजिकल और सिस्टमैटिक मतलब है एक ऐसा वातावरण जहां कारण और प्रभाव, मतलब कॉज एंड इफेक्ट, के बीच एक स्पष्ट, तर्क संगत और प्रेडिक्टेबल रिश्ता हो। चलिए इसे 2 उदाहरणों से समझते हैं। शतरंज का खेल एक वैलिड एनवायरनमेंट है। आप एक मोहरा चलते हैं, बोर्ड पर स्थिति बदलती है, और अगर आप गलती करते हैं तो आप गेम हार जाते हैं। नियम फिक्स है। हाँ, आपका दिमाग तुरंत पैटर्न पकड़ लेता है कि मैंने ये किया तो ये हुआ। और इनवैलिड एनवायरनमेंट? एक हीरो में रूलेट का पहिया। आप वहां जितनी भी रिसर्च कर लें, जितना भी सिस्टम बना लें, परिणाम रैंडम ही होगा। अब इसे रियल लाइफ और आपकी ऑफिस जॉब में देखिए। बहुत सी कॉर्पोरेट जॉब्स इनवैलिड एनवायरनमेंट होती हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं, 1% डेली इंप्रूवमेंट करते हैं, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है क्योंकि बॉस की पसंद अलग है। एग्जैक्टली या कंपनी की पॉलिसी बदल गई है। वहां कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे माहौल में आपका आंतरिक माइंडसेट पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग ये मैप ही नहीं कर पाएगा कि कौन सी प्रैक्टिस काम कर रही है और कौन सी नहीं। इसीलिए बिना पर्यावरण की वैधता के आप डेलिब्रेट प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। मैं आपकी बात के पीछे के विज्ञान को समझ रही हूँ। कारण और प्रभाव का स्पष्ट होना जरूरी है। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि पर्यावरण ही सब कुछ तय करता है, तो मुझे लगता है कि आप इंसान की उस आंतरिक शक्ति को नजरअंदाज कर रहे हैं जो विषम परिस्थितियों में काम आती है। कैसे? चलिए शतरंज का ही उदाहरण लेते हैं, जो कि आपका वैलिड एनवायरनमेंट है। एक ऐसा पॉइंट आता है जो हर सीखने वाले की जर्नी में आता है, जिसे हम प्लेटो कहते हैं। बिल्कुल, प्रोग्रेस का रुक जाना। हाँ, आप महीनों से खेल रहे हैं, एनवायरनमेंट भी वैलिड है, फीडबैक भी मिल रहा है कि आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं, फिर भी आपकी रेटिंग नहीं बढ़ रही, आप एक जगह अटक गए हैं। सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं।
अब जरा सोचिए, प्लेटो के इस दौर में तो वो बेहतरीन पर्यावरण और वो फीडबैक लूप आपको आगे नहीं बढ़ा पा रहा है ना? आपको पता है कि आप हार रहे हैं, लेकिन क्यों हार रहे हैं और कैसे जीतना है, इसका कोई नया सिग्नल बाहर से नहीं आ रहा। उस ठहराव के सन्नाटे में इंसान को सिर्फ और सिर्फ उसकी आंतरिक कंसिस्टेंसी ही आगे ले जाती है। यहीं पर सिस्टम्स ओवर गोल्स मैजिक की तरह काम करते हैं। आप कह रही हैं कि प्लेटो में सिर्फ कंसिस्टेंसी काम आती है? मेरा कहना है कि जब लक्ष्य धुंधले हो जाते हैं या बहुत दूर लगने लगते हैं, तब अगर आपका ध्यान सिर्फ अपने डेली सिस्टम पर है कि मुझे रोज 2 घंटे खेलना है और एनालाइज करना है, तो आप टिके रहते हैं। प्लेटो से बाहर निकलने का रास्ता किसी बाहरी जादू से नहीं, बल्कि प्लेटो के बीच की मेहनत से होकर गुजरता है। लेकिन वो मेहनत जो तब की जाती है जब कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही होती। ये विशुद्ध रूप से एक आंतरिक फैसला है। रुकिए, मुझे यहाँ आपको रोकना होगा। आप कह रही हैं कि कंसिस्टेंसी ही वो सीक्रेट सॉस है जो आपको प्लेटो से बाहर निकालती है। जो लोग हमें अभी सुन रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग किसी न किसी प्लेटो में फंसे होंगे। कोई सोच रहा होगा कि मैं रोज जिम जाता हूँ, वही डाइट लेता हूँ, वही वेट उठाता हूँ, पिछले 6 महीने से मेरी प्रोग्रेस क्यों रुक गई है? यही वो प्लेटो है। बिल्कुल यही तो मैं कह रही हूँ। और आपका जवाब है कि बस कंसिस्टेंट रहो, 1% डेली एफर्ट डालते रहो। लेकिन मैं तर्क दूंगा कि अंधी कंसिस्टेंसी आपको और भी ज्यादा उसी प्लेटो में फंसा सकती है। अंधी कंसिस्टेंसी। लेकिन अगर व्यक्ति डेलिब्रेट प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो अंधी कैसे हुई? क्योंकि प्लेटो का आना हमेशा माइंडसेट या एफर्ट की कमी का संकेत नहीं होता। ये एक मैकेनिज्म है जो ये बता रहा है कि आप अपने मौजूदा पर्यावरण या सिस्टम की लिमिट तक पहुंच चुके हैं। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए आप एक कार चला रहे हैं जो फर्स्ट गियर में है। एक स्पीड तक वो कार बहुत तेज जाएगी, आपको लगेगा आपका प्रयास काम कर रहा है, लेकिन फिर एक लिमिट आ जाएगी। अब आप एक्सेलरेटर को, जो आपकी कंसिस्टेंसी और मेहनत है, कितनी भी जोर से क्यों ना दबाएं, कार तेज नहीं भागेगी। आरपीएम हाई हो जाएगा। एग्जैक्टली। उल्टा अगर आप सिर्फ प्रयास बढ़ाते रहेंगे तो इंजन जल जाएगा। प्लेटो का मतलब है कि अब गियर बदलने का समय आ गया है। और वो गियर बदलना क्या है? वो गियर बदलना ही आपका ढांचा या पर्यावरण बदलना है। अगर जिम में ग्रोथ रुक गई है तो आपको सेम रूटीन में 1% एफर्ट नहीं बढ़ाना है, आपको अपना पूरा वर्कआउट या ट्रेनर बदलना होगा। आपको उन नई कमजोरियों को पहचानने के लिए नए तरह के टाइमली फीडबैक की आवश्यकता होती है, जो अक्सर आपके मौजूदा बंद कमरे या सिस्टम से बाहर मौजूद किसी नए एक्सपर्ट या नए माहौल से ही आता है। आपकी यह कार और गियर बदलने वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक और विचारणीय है। यह स्पष्ट करती है कि कब हमें दिशा बदलने की जरूरत है। लेकिन जब हम नए माहौल या बाहरी एक्सपर्ट के पास जाने की बात करते हैं, तो क्या आज की दुनिया में हमें सच में किसी भौतिक नए पर्यावरण की तलाश करने की जरूरत है? क्या मतलब? अगर हम आधुनिक मास्टरी की बात करें, तो सामग्री हमें एक बहुत ही शक्तिशाली टूल से परिचित कराती है। लेवरेज एआई। एआई? हाँ, चैट जीपीटी या नोटबुक एलएम जैसे टूल्स का उपयोग करके जटिल विषयों को सरल बनाना। मुझे लगता है कि ये लेवरेज एआई वाला बिंदु वास्तव में मेरे तर्क को पूरी तरह से स्थापित कर देता है। देखिए, पहले के ज़माने में अगर आप किसी प्लेटो पर अटकते थे, तो आपको सच में अपना गांव या शहर छोड़कर किसी गुरु या नए वैलिड एनवायरनमेंट की तलाश में जाना पड़ता था। हाँ, सही बात है। लेकिन आज एआई की मदद से हमने उस पूरे बाहरी पर्यावरण और टाइमली फीडबैक के ढांचे को अपने लैपटॉप में डालकर पूरी तरह से व्यक्तिगत और आंतरिक बना लिया है। ये एक बड़ा दावा है कि एआई ने बाहरी पर्यावरण को रिप्लेस कर दिया है। ये रिप्लेसमेंट नहीं, इंटरनलाइजेशन है। अब आपको किसी एक्सटर्नल मेंटर की जरूरत नहीं है जो आपको टाइमली फीडबैक दे। आप कोई कोड लिख रहे हैं, कोई थ्योरी समझ रहे हैं, आप एआई को अपना काम देते हैं और वो आपको उसी सेकंड फीडबैक देता है। आप अपने कमरे में अकेले बैठकर फैनमैन तकनीक का इस्तेमाल एआई के साथ कर सकते हैं। ये साबित करता है कि आज पॉलीमैथ बनने के लिए बाहरी दुनिया के भरोसे बैठने के बजाय व्यक्ति की अपनी पहल और उसके डेली सिस्टम्स ही सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, मैं एआई की इस क्रांति को बिल्कुल भी कम नहीं आंक रहा हूं। ये वाकई में एक जादुई टूल है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि एआई एग्जैक्टली किस फेज में काम आता है। सामग्री जिन लर्निंग फेजेस की बात करती है, उसमें एआई फेज 2 इंटरप्रिटेशन में असीमित रूप से मददगार है। बिल्कुल है। ये आपको मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट आपकी भाषा में समझा सकता है, लेकिन असली परीक्षा
वो चीज जो एक जनरलिस्ट को पॉलीमैथ से अलग करती है वो फेज 3 एप्लीकेशन में होती है, जब आप उस ज्ञान को वास्तविक दुनिया में लागू करते हैं। लेकिन मैं एआई की मदद से बिजनेस स्ट्रैटेजी भी तो बना सकती हूँ। आप बिजनेस स्ट्रैटेजी बना सकती हैं, लेकिन एआई आपको ये नहीं बता सकता कि जब आप वो प्रोडक्ट लेकर मार्केट में जाएंगी तो क्या लोग उसके लिए पैसे देंगे। मान लीजिए आप एक सर्जन बन रही हैं या एक म्यूजिशियन बन रही हैं। एआई आपको कॉर्ड्स की थ्योरी सिखा सकता है, लेकिन जब आप स्टेज पर परफॉर्म करेंगी और ऑडियंस बोर होकर फोन देखने लगेगी तो वो जो कठोर वास्तविक दुनिया का टाइमली फीडबैक है ना, वो एआई जनरेट नहीं कर सकता। ये बात तो है। भौतिक दुनिया अपनी शर्तों पर काम करती है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के प्रॉम्प्ट्स पर नहीं। वास्तविक दुनिया के रफ और अनप्रेडिक्टेबल फीडबैक के बिना एआई आपको सिर्फ थ्योरी का मास्टर बना सकता है, रियलिटी का नहीं। ये एक बेहद मजबूत पॉइंट है कि एप्लीकेशन हमेशा वास्तविक दुनिया के घर्षण के साथ होता है। दुनिया एआई के प्रॉम्प्ट्स पर नहीं चलती। लेकिन जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब वो म्यूजिशियन स्टेज पर फेल होता है या जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देता है। ये एक कठोर बाहरी फीडबैक है। अब इस फीडबैक के साथ होता क्या है? व्यक्ति उसे एनालाइज करता है और डेलिब्रेट प्रैक्टिस के जरिए सुधार करता है। लेकिन व्यक्ति उसे तभी एनालाइज करेगा जब उसका आंतरिक माइंडसेट उसे ऐसा करने की अनुमति देगा। अगर उस व्यक्ति के अंदर ईगो चेक नहीं है, अगर वो खुद को पहले से ही मास्टर मान बैठा है, तो वो क्या करेगा? वो ऑडियंस को बेवकूफ कहेगा। वो कहेगा कि कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू ही नहीं पता। वो उस बेहतरीन वास्तविक दुनिया के वैलिड एनवायरनमेंट का पूरा डेटा कचरे में डाल देगा। अच्छा, हाँ। सामग्री का ये कहना कि टैलेंट से ज्यादा एफर्ट मायने रखता है सिर्फ शारीरिक प्रयास के बारे में नहीं है। ये उस आलोचना को पचाने, अपनी गलती मानने और उस पर काम करने के मानसिक प्रयास के बारे में भी है। बाहरी ढांचे आपको सिर्फ डेटा दे सकते हैं, लेकिन उस डेटा को मास्टरी में बदलने के लिए जो ईगो डेथ चाहिए, जो विनम्रता चाहिए, वो 100% आंतरिक है। इसीलिए मास्टरी अंततः खुद को जीतने का नाम है। मैं इस बात का बिल्कुल भी खंडन नहीं कर रहा हूं कि ईगो चेक एक अनिवार्य सेफ्टी वॉल्व है। बिना विनम्रता के कोई डिलिब्रेट प्रैक्टिस नहीं हो सकती। लेकिन हम यहाँ किस चीज की बहस कर रहे हैं? हम सिर्फ किसी एक स्किल को सीखने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉलीमैथ की बात कर रहे हैं। हाँ, विभिन्न क्षेत्रों में निपुणता। बिल्कुल, विभिन्न और अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग क्षेत्रों में पूर्ण निपुणता। आप केवल अपने माइंडसेट के दम पर और एक बंद कमरे में बैठकर म्यूजिक, कोडिंग और बायोलॉजी तीनों में मास्टर नहीं बन सकती। हर डोमेन का अपना एक अलग ढांचा होता है, अलग वैलिड एनवायरनमेंट होता है। तो आपके अनुसार एक पॉलीमैथ वो है जो सिर्फ अलग-अलग पर्यावरण ढूंढता रहता है? एक सच्चा पॉलीमैथ वह है जो सिर्फ अपने अंदर ही नहीं झांकता, बल्कि ये पहचानने में माहिर होता है कि इस नए कौशल को सीखने के लिए मुझे किस तरह के पर्यावरण की आवश्यकता है। वो खुद को जानबूझकर ऐसे कठोर सिस्टम्स के बीच डालता है जहां से बच निकलने का या अपनी गलतियों को छुपाने का कोई रास्ता न हो। माइंडसेट आपको उस कमरे तक ले जा सकता है, लेकिन अगर कमरा ही गलत है, अगर पर्यावरण इनवैलिड है, तो आप अपने ईगो को चेक करके सिर्फ दीवार पर सर मारते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों अब इस चर्चा के एक बहुत ही गहरे और व्यावहारिक मुकाम पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल। प्लेटो के दौरान हार न मानने की ताकत देते हैं। जब आप एक्टिव रिकॉल और फेनमान तकनीक का ईमानदारी से इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। बाहरी दुनिया आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की जिद और अपनी कमियों को स्वीकार करने का साहस अनिवार्य रूप से अपने स्वयं के दिमाग को साधने की एक आजीवन प्रक्रिया है। और मेरे नजरिए से ये चर्चा इस बात को पूरी तरह स्थापित करती है कि ये इंजन हवा में काम नहीं कर सकता। इसे जमीन की एक ठोस सड़क की जरूरत होती है। टाइमली फीडबैक और वैलिड एनवायरनमेंट के बिना कोई भी प्रयास, चाहे वो कितना भी अनुशासित क्यों ना हो, केवल एक जनरलिस्ट का प्रयास बनकर रह जाता है। सही बात है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस के लिए आपको अपनी गलतियों का एक सटीक बाहरी आईना चाहिए होता है, चाहे वो भौतिक दुनिया के नतीजे हों, मेंटर्स हों या सही टूल्स हों। एक सच्चा पॉलीमैथ इन बाहरी और आंतरिक दोनों शक्तियों के सटीक संयोजन से ही बनता है।
जहां एक तरफ आंतरिक ईगो चेक होता है, वहीं दूसरी तरफ बाहरी दुनिया का कठोर लेकिन प्रिडिक्टेबल अनुशासन होता है। ये तो सच है। और मैं समझती हूँ कि इस पूरी बहस में हम दोनों इस एक बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि पॉलीमैथ ही सिर्फ सभी चीज़ों का थोड़ा बहुत ज्ञान होना यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना बिल्कुल नहीं है। ये अलग अलग क्षेत्रों में एक एक करके गहराई तक उतरने का नाम है। बिल्कुल। और ये यात्रा बिना प्लेटोस का सामना किए पूरी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। तो जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि जब अगली बार आपकी जिंदगी में कोई प्लेटो आए, जब आपको लगे कि आपकी प्रोग्रेस पूरी तरह से रुक गई है, तो खुद से ये 2 सवाल जरूर पूछें। क्या ये मेरे प्रयास और मेरे माइंडसेट की कमी है और मुझे बस कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है? बैक नहीं दे रही है। स्रोत सामग्री में डेलिब्रेट प्रैक्टिस और लर्निंग फेजेस पर अन्वेषण करने के लिए अभी और भी बहुत कुछ है जो इस यात्रा में आपकी मदद कर सकता है। मास्टरी की इस पहेली को सुलझाने का ये एक बेहतरीन नजरिया है। सोचने के लिए सचमुच बहुत कुछ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए